वेलकम टू ग्रो मोर क्लासेस। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बच्चों, आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं हिंदी में, वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से प्रायः 2-3 क्वेश्चन या कभी कभी तो चार क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। वो चाहे यूपी टेट हो या यूपीएसआई हो, दोनों तरह की, या अन्य जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो टॉपिक है समास। समास आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें आपको जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें प्रायः आप कंफ्यूज्ड रहते हैं, ये पहचान करने में कि ये किस प्रकार का समास हो सकता है, उन सारे कन्फ्यूजन्स को आपके दूर किया जाएगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल देखना ना भूलें, देखते रहें उसको। समास में कुल मिलाकर के 3 तरह के क्वेश्चंस, 2 तरह के या 3 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे एक तो ये दे दिया गया, वर्ड दे दिया गया और पूछ लिया गया कि इसमें कौन सा समास है, और उसके विकल्प दे दिए गए। और दूसरा ये दे दिया गया कि कर्मधारय समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, या निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 4 शब्द देखते हैं जो इसमें महत्वपूर्ण है। पहला हो जाता है समस्त पद। समस्त पद। दूसरा होता है पूर्व पद। तीसरा होता है उत्तर पद। और चौथा होता है समास विग्रह। इन चारों शब्दों के बारे में पहले हम जानकारी लेते हैं। तो देखते हैं कि समस्त पद का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है, जिसको हम सामासिक पद भी कह सकते हैं। जैसे नीलकमल, राजपुत्र। इसमें सब में आप देखें तो नील, कमल, राजपुत्र 2-2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक नया शब्द बन गया। तो इसको हम समस्त पद कहते हैं। इसमें आप देखें तो जो पहला वाला पद है, ये इसको हम क्या कहते हैं? पूर्व पद। पहला पद क्या कहलाएगा? पूर्व पद कहलाएगा। और जो बाद वाला पद है, ये क्या कहलाएगा? उत्तर पद, या दूसरा पद जो है वो उत्तर पद कहलाएगा। तो 3 हो गए। अब चौथा जो शब्द आपका आता है समास विग्रह, उसमें हम इसको जब विग्रह करते हैं, जैसे राजपुत्र है तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ये इसका विग्रह हो गया। इसमें ये चीज़ जान लेने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? समास के भेद। समास के भेद। ये भेद जानने के लिए हम देखते हैं कि कितने प्रकार के समास होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम आपको इसे 2 पार्ट्स में बताएंगे। वो 2 पार्ट्स कैसे? जैसे पहला पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। दूसरा हो जाएगा द्वंद्व समास। और तीसरा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चौथा आपका आ जाएगा तत्पुरुष समास। फिर इसी तत्पुरुष के अंतर्गत ही प्राय वैसे तो आपसे कहा जाता है कि 6 प्रकार के समास होते हैं, लेकिन बाकी जो दोनों हैं उनको हम तत्पुरुष के अंतर्गत ही लेकर के उनका अध्ययन करते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है द्विगु समास, और दूसरा है कर्मधारय समास। ये 6 प्रकार के समास आपके जानकारी में हैं। इन 6 प्रकार के समास के बारे में हम अब
पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो आता है वो अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है वो या तो अव्यय होगा और या फिर ये उपसर्ग होगा। क्या होगा? उपसर्ग। या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। हम इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं जानकारी कि इसके प्रारंभ में जो सामासिक पद है उसकी शुरुआत आ से होगी, अनु से होगी, प्रति से हो सकती है या भर, इस तरह के शब्दों से उसकी शुरुआत हो सकती है। जैसे आजन्म, अनुकूल, प्रतिदिन, भरपेट, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। इसमें आप देखें तो ये जो पहले वाले पार्ट्स हैं या तो ये अव्यय होते हैं और या उपसर्ग होते हैं, इन्हीं दो में से कोई एक होगा। बाकी जो दूसरा शब्द है वो मूल शब्द ये कहलाएगा इसमें अव्ययी भाव समास। दूसरे नंबर पे जो आता है वो द्वंद्व समास। द्वंद्व, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इनमें जो दो पद होंगे उन दोनों पदों में विरोध होगा, मीन्स वो एक दूसरे के विरोधी होंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के विलोम हो सकते हैं या वो एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। और हम इसको देखें तो विग्रह करने पर बीच में और शब्द का लोप प्रायः इसमें देखा जाता है। जैसे आप देखें राजा रानी, राजा रानी, फिर दिन रात, सुख दुख, सुख दुख, ये सुख दुख। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ देखें तो सुख दुख एक दूसरे के क्या है? विलोम है। उसी तरह से दिन रात एक दूसरे के विलोम हैं। राजा रानी, राजा रानी को हम विलोम भी कह सकते हैं और एक दूसरे के पूरक भी कह सकते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता। प्रायः इसको द्वंद्व समास को जब बताया जाता है तो ये कहा जाता है कि इनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। तो योजक चिन्ह लगा हो तो आप जान लीजिए कि वो द्वंद्व समास है। लेकिन आप देखें उदाहरण एक, जैसे देवासुर, देवासुर, तो इसमें कहीं योजक चिन्ह तो नहीं लगा है। योजक चिन्ह ना लगे होने के बावजूद भी ये द्वंद्व समास ही है, क्योंकि ये हो जाएगा देव प्लस असुर, दो शब्दों से मिलकर के बना है ये। और ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के क्या हैं? विलोम हैं। तो द्वंद्व समास में जो दो पद होंगे वो दोनों ही पद एक दूसरे के विरोधी होंगे, विलोम होंगे अथवा एक दूसरे के पूरक होंगे। और जब उनका हम विग्रह करेंगे तो बीच में और शब्द आ जाता है। तो हमने अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास देखा। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरे नंबर पर जो आएगा बहुब्रीहि समास, उसका उदाहरण अब हम देखते हैं। तो बहुब्रीहि समास में आप देखें, बहुब्रीहि समास, तो इसमें जो दो पद होते हैं ये दोनों पद विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान, इनका सम्मिश्रण होते हैं। और आप देखें तो ये बहुब्रीहि समास के जो पद होते हैं, का जो समस्त पद होता है, इसमें दोनों ही पद गौण होते हैं। जब इनका हम विग्रह करते हैं तो एक नया शब्द, नया पद हमको मिलता है,
और उसी विशेषता के कारण ही ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। जैसे दशानन, दशानन का मतलब क्या हुआ? 10 आनन हैं जिसके, आनन हैं जिसके, अर्थात रावण। जब हम दशानन कहते हैं तो रावण का प्रतिबिंब हमारे दिमाग में आता है, एक नया शब्द हमको मिल जाता है। तो इस विशेषता की वजह से ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाता है। अगला उदाहरण देखें, जैसे लंबोदर। लंबोदर मीन्स लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन सा? गणेश जी, गणेश भगवान। ये एक नया शब्द, नया पद हमको मिला। और देखें नीलकंठ, उसी तरह से घनश्याम। ये सब जो शब्द हैं, ये नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव या शिव जी। और घनश्याम, घन के समान, घन के जैसा, जो श्याम हो, वो क्या हो जाएगा? कृष्ण जी या श्याम। तो यहाँ 2 पद जो हैं, उन पद, वो दोनों ही पद गौण हो जाते हैं। उनके मिलने से जब वो एक साथ मिलते हैं तो एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है, एक नया पद हमें प्राप्त होता है। यह विशेषता जिस सामासिक पद में हो, उस सामासिक पद को हम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं। इसमें आपके जैसे बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास, या बहुब्रीहि समास और द्विगु समास, इन समासों में प्रायः कभी कभी देखा जाता है कि कुछ शंकाएं होती हैं। उन शंकाओं का निराकरण हम आगे इसी वीडियो में करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि आपकी सभी शंकाओं का समाधान होता रहे। तो आपको अव्ययी भाव, द्वंद्व और बहुब्रीहि 3 समास आपको बता दिए गए। अब चौथा समास आप देखें, जो तत्पुरुष समास है। ये तत्पुरुष, तत् मीन्स के जैसा, पुरुष। ये तत्पुरुष समास जो होगा उसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह का लोप क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो ऐसा जो समास, सामासिक पद होगा, वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। और कारक चिन्ह जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ये सब चीज़ें कर्ता के लिए ने है, और कर्म के लिए को है, कर्ता ने कर्म को, इन सब का जब हम विग्रह करते हैं तो ये सब जो कारक चिन्ह हैं वो बीच में आ जाते हैं। जैसे आप देखें राजकुमार, रसोई घर, देवालय। तो इसमें देखें राजा का कुमार, यानी राजा का पुत्र, बेटा, जो है का कारक चिन्ह का इसमें लोप हो रहा है। आप देखें रसोई घर में क्या हो गया? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, यहाँ के लिए का लोप होता है। उसी तरह से देवालय, देवताओं के लिए घर या देवताओं का घर, देवताओं के लिए घर। तो आप देखें इन सब में कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। तो कारक चिन्ह का लोप जिस सामासिक पद में हो, वह सामासिक पद तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। इसकी ये सबसे बड़ी पहचान होती है। तत्पुरुष समास के बाद हम आते हैं किस पर? द्विगु समास पर। द्विगु, द्विगु में जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होगा। पूर्व पद क्या हो जाएगा?
संख्यावाची, जैसे चौराहा, तिराहा, पंचवटी, ये सभी आप देखें। चार, चौराहा, चार राह हों जहां पर उसको चौराहा कहते हैं। तिराहा, तीन रास्ते हों जहां उसको क्या कहते हैं, तिराहा कहते हैं। पंचवटी, पांच वटों का एक समूह पंचवटी कहलाएगा। इसमें सब में आप देखें तो पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाची है। आप देखें तो दशानन में भी ये पूर्व पद जो है वो क्या है, संख्यावाची है। अब आप कहेंगे कि दशानन बहुब्रीहि समास में भी आपने लिया और दशानन आपने यहाँ द्विगु समास में भी ले लिया, तो एक ही शब्द जो है वो एक ही सामासिक पद अन्य जो यह समास के भेद हैं उनके भी उदाहरण हो सकते हैं। तो आप कहेंगे कि यही जो शंका है कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही पद अलग अलग समास के जो भेद हैं उनमें उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। इसी शंका का समाधान हम आगे आपके इसी वीडियो में करेंगे, तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखते रहें। तो द्विगु समास के बाद फिर अंत में आता है कर्मधारय। कर्मधारय में भी आप देखें तो विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का ही संबंध होता है। विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है पूर्व पद और उत्तर पद में। जैसे नीलकमल, नीलकमल, नीला है कमल। तो यहां देखें तो ये क्या है, विशेषण, और ये क्या है, विशेष्य है। इस प्रकार के शब्द जो सामासिक पद हैं वो कर्मधारय के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। और आप देखें तो घनश्याम, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि घनश्याम हमने कर्मधारय में भी लिया और घनश्याम हमने बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी लिया। तो अब इस शंका का हम समाधान आपके लिए करते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि एक ही सामासिक पद को हम अलग अलग समास के जो भेद हैं उनके उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। तो हम इसको किसमें माने, तो इसको नोट कीजिए कि जब ये दिया गया हो कि घनश्याम निम्नलिखित में से किस समास के भेद का उदाहरण है या किसका उदाहरण है, तो उसमें अगर केवल कर्मधारय दिया है, जैसे घनश्याम केवल कर्मधारय दिया है, तब आप कर्मधारय का पर निशान लगाएंगे। केवल बहुब्रीहि दिया है तब आप बहुब्रीहि पर निशान लगाएंगे। लेकिन यदि कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों दिया है तब आप बहुब्रीहि पर निशान लगाएंगे। किसके लिए, नीलकमल के लिए नहीं। जब कोई ऐसा शब्द हो, सामासिक पद हो, जिससे कि अन्य पद प्राप्त हो रहा हो, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ अगर दे दिया गया और विकल्प में दे दिया गया कर्मधारय, बहुब्रीहि नहीं दिया गया है, तब आप कर्मधारय पर टिक लगाएंगे कि ये कर्मधारय का उदाहरण है। और अगर बहुब्रीहि दिया है, कर्मधारय नहीं दिया है, तो आप बहुब्रीहि पर टिक लगाएंगे। लेकिन अगर कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों दिया है तब आप बहुब्रीहि पर निशान लगाएंगे कि ये बहुब्रीहि का उदाहरण है। उसी प्रकार आप देखें जैसे ये दशानन हो गया, दशानन तो संख्यावाची होने के कारण ये द्विगु समास का उदाहरण है। लेकिन अगर विकल्प में केवल द्विगु दिया है तभी आप द्विगु पर निशान लगाएंगे। और अगर बहुब्रीहि भी दिया है
तो अन्य पद प्राप्त होने के कारण ये बहुव्रीहि का भी उदाहरण है। हाँ, द्विगु नहीं दिया है, बहुव्रीहि दिया है, तो आप बहुव्रीहि पर निशान लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये जो विकल्प है उसमें द्विगु और बहुव्रीहि दोनों दे दिया गया, तब आप बहुव्रीहि पर निशान लगाएंगे। ये आप बिल्कुल नोट कर लें इस पॉइंट को, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रायः इसमें गलतियां हो जाती हैं, अगर इसको आप याद रखेंगे तो आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। और पूरा वीडियो अगर आपकी समझ में आ गया हो, आपको पसंद आया हो, तो इसको लाइक करना ना भूलें। और यदि आपने वीडियो को चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बटन टिक करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन नियमित रूप से मिलता रहे और आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। थैंक यू।